अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GTL लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है किरण ने। नावल का नाम है सारी भूल हमारी थी। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। अरीशा वाश बेसन पर झुकी जलती आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मार रही थी जब सोबान बाहर से आया। अरीशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो वो वहीं चला आया। तुम्हारी आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही हैं? तबीयत ठीक है? ठीक है, उसने एक तो छपाके मारे और तौलिया खींचकर चेहरा रगड़ने लगी। अब क्या बताती कि एक अनजानी सी बेचैनी है जो रत जगह बनकर उसकी आंखों में उतर आई है। न जाने कौन कौन से खदशे हैं जो दिल दहलाते रहते हैं। खौफ की कोई शक्ल नहीं है मगर ज़हन और दिल में पंजे गाड़ कर बैठ गया है। अरीशा यार जल्दी करो ना, अभी मकान को सेल करने में भी वक्त लगेगा। मैं आज जाऊंगी फुप्पो की तरफ, उसने तौलिया तार पर डाला। फुप्पो की तरफ? अम्मी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास हैं, सो कागजात भी वहीं होंगे। अच्छा। सोबान कुछ परेशान सा हो गया, जानता था नबीला की आदत को वो 100 बार जिरा करेंगी। अरीशा ने बगौर उसका चेहरा देखा। तुम फिक्र ना करो, मैं कागजात लेकर ही आऊँगी। नहीं, मैं क्यों फ़िक्र करूँगा, तुम हो ना मेरी सारी फ़िक्रें अपने सर लेने के लिए, वो इत्मीनान से बोला। और मेरी फ़िक्रें? वो पूछना चाहती थी मगर पूछ ना पाई। सोबान ऊपर चला गया। अरीशा आपी, इब्रार भाई के सर में बहुत दर्द है, एक कप चाय बना दें? फरीद भागता हुआ आया। बना देती हूँ, अम्मा को पता ना चले वरना अभी दुहाई दे देंगी। फरीद की बात पर अरीशा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। मकान के कागजात? वो तुमने क्या करने हैं? नबीला ने बेहद चौंक कर सामने बैठी अरीशा को देखा। वो कॉलेज से सीधा उनके घर आई थी। ये भी गनीमत था कि फातिमा और मोहसिन घर पर नहीं थे। सोबान को पैसों की ज़रूरत है तो? सोबान को ज़रूरत है और तुम अपना घर उसे दे दोगी? उन लोगों की ज़रूरतें कहीं रुकेंगी या नहीं? नबीला को ताव आ गया। और अरीशा तुम कितनी बेवकूफ़ हो। सोबान को ज़रूरत है, तुम अपना जेवर दे दोगी। सोबान को ज़रूरत है, तुम अपना घर दे दोगी। सोबान तुम्हें कब तक सीढ़ी बनाएगा? और जब तुम खाली हो जाओगी तब यह सोबान तुम्हारे साथ क्या करेगा? अंदर आता इब्रार अरीशा की आवाज़ सुनकर रुक गया। फूफो, मैं ये सब नहीं जानती। शुरू से आज तक मैंने और सोबान ने सिर्फ एक दूसरे के ख्वाब देखे हैं, साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है। अब इतनी मामूली सी बात के लिए कैसे दस्तबरदार हो जाऊँ? अरीशा, तुम कुछ नहीं जानती हो, वहाँ फैसले कुछ और हो रहे हैं। नबीला ने बेबसी से अपनी भतीजी को देखा। वो उन्हें बेहद प्यारी थी, अपनी तमाम तर बेवकूफ़ियों और गलतियों के बावजूद। मुझे किसी फैसले से कोई सरोकार नहीं फुप्पो, वो मुझसे दूर चला जाएगा। अगर मैं मकान उसे दे दूँ तो वो तब भी तुमसे दूर चला जाएगा। अरीशा इब्रार से ना रहा गया। तुम? मैं जब से वहाँ आया हूँ मैंने एक बार भी उसकी मुस्तकबिल की प्लानिंग में तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। तुम होते कौन हो हमारे ज़ाती मामले में बोलने वाले? अरीशा गुस्से से फुनकारी। कोई नज़रों के सामने डूब रहा हो तो मुझ में इतनी इंसानियत है कि उसे बचाने की कोशिश करूं। इब्रार ने मध्यम और ठोस अंदाज में कहा। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें किसी को बचाने या इंसानियत का अलमबरदार बनने की। ये मेरा मामला है और किसी ऐरे गहरे को कोई हक नहीं के। वो गम और गुस्से से सुलग उठी। तुमने ठीक कहा, मुझे वाकई कोई हक नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उस शख्स में ज़रा भी वफा नहीं। उसके लिए अपना सब कुछ दाव पर मत लगाओ। वो जाने को पलटा। इब्रार, नबीला ने पुकारा। खाला, मैं बाहर बैठा हूँ, इब्रार आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गया। फूफो, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मेरे लिए दुनिया की कोई भी चीज़ सोबान की मोहब्बत से ज़्यादा अहम नहीं। वो नबीला की तरफ पलटी। आप कागजात मुझे दे दें। सोबान बाहर चला गया तो सबकी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। नबीला का दिल चाह कसकर एक थप्पड़ अरीशा के मुंह पर मारे। अपने इसी अंधे और अहमकाना पागलपन के हाथों वो एक बार अपनी माँ को खो चुकी थी और अब फिर बगैर सोचे समझे, बगैर जाने बूझे वही गलती दोहराना चाहती थी। लेकिन अब वो चुपचाप तमाशा तो नहीं देख सकती थी। अरीशा, बैठ जाओ और गौर से मेरी बात सुनो। वो जैसे बादल नाखास्ता बैठी थी। जानती हो, आदिला कभी भी तुम्हारी शादी इस घर में नहीं करना चाहती थी। अरीशा ने सर उठाकर नबीला को देखा। क्योंकि वहाँ रहने वाले सब लोग खुद गर्ज और मतलब परस्त हैं। अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी रिश्ते को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरे भाई का घर है, मगर जैसी फितरत हमीदा की है वैसे ही उसके बच्चों की। आप कहना क्या चाहती हैं? अरीशा उलझ कर बोली। तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ बेवकूफ़ लड़की। मैंने हमीदा और बरकत भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। जानती हो उन्होंने क्या कहा? उनके ज़रा से वक्फे पर अरीशा की सांस अटक गई। वो तो शुरू से ही अरीशा और नौमान के रिश्ते का सोचे बैठी हैं। ये कैसे हो सकता है? अरीशा के लबों से बमुश्किल निकला। और ये भी कि
उन्होंने एक ही बार अरीशा के कदमों से ज़मीन खींचने का फैसला कर लिया था। सोबान शादी करना ही नहीं चाहता। अरीशा का रंग खतरनाक हद तक पीला पड़ गया। वो मकान तुम्हारा है, मगर मैं उसके कागजात अभी तुम्हें नहीं दूंगी। सोबान से कहो अगर वो तुमसे मुखलिस है तो पहले निकाह करे। ये मकान उसी को मिलेगा जिसकी तुमसे शादी होगी। उन्होंने हतमी अंदाज में कह दिया। कुछ कहने की कोशिश में अरीशा के लब फड़फड़ा कर रह गए। वो बदिक्कत खड़ी हुई। वो लोग तुम्हारी मोहब्बत को बार बार आजमा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं? या फिर तुम हकीकत के सामने आने से डरती हो? आपको गलत फहमी हुई है पुप्पो, ऐसा कुछ नहीं है। सोबान ऐसा नहीं है। वो बैग उठाकर भागती हुई बाहर निकली। कॉरिडोर में खड़े इब्रार ने पलट कर उसे देखा, मगर अरीशा बिना देखे उसके करीब से होकर चली गई। उसके आंसू बह रहे थे और उसे साफ करने का ख्याल तक नहीं था। सुनो, ये सामान किसका जा रहा है? पिकअप पर जाता सामान देखकर नौमान ने लड़के से पूछा। मास्टर साहब रिटायर हो गए हैं, इसलिए वापस अपने आबाई शहर जा रहे हैं। जा रहे हैं? उसने ज़ेरे लब दोहराया। नारसाई का गहरा एहसास वजूद में पंजे गाड़ने लगा। अब भी आते जाते कभी कभार वो दिखाई तो दे ही जाती थी, मगर अब वो सुस्त रवि से चलता स्टोर के अंदर आ गया, मगर सारा दिन एक पल भी करार नसीब ना हुआ। तभी स्टोर बंद करके घर चला आया। खैर तो है इस वक्त? बरकत हुसैन ने चौंक कर पूछा। सर में दर्द था, वो आहिस्तगी से गोया हुआ। चाय बनवा के पी ले, साथ में गोली भी ले लेना। अच्छा, वो माँ को चाय का कहने आया था, वहाँ कुछ और ही बहस चल रही थी। वो दरवाजे में ठिठक गया। तेरी पुप्पी के पास हैं, बस फिर तू फातिहा पढ़ ले, अब नहीं मिलने के। अम्मा, अरीशा ने वादा किया है कि वो ज़रूर लेके आएगी, सोबान ने कहा। रहने दे, तेरी पुप्पी बड़ी चालाक औरत है, कभी नहीं देगी। अर्शी लाख सर पटक ले। अम्मा, मुझे नहीं पता, उस मकान का कुछ करो, मुझे बस पैसे चाहिए। तो मैं क्या करूं, निकलवा ले उससे, वो बेजारी से बोली। अरीशा के मकान की बात हो रही है अम्मा। नौमान ने अंदर कदम रखा। एक पल को दोनों ठिठक गए, फिर हमीदा उकताए हुए अंदाज में बोली। हाँ वही, इसे वीज़े के लिए पैसे जो चाहिए। सब कुछ इसी पर लुटाती रहना, बाहर चला गया तो मुड़कर नहीं देखेगा। अंदर की खोलन जुबान पर आ गई। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले जाएगा। हमीदा ने फ़ख्र से कहा तो नौमान को कुछ और ताव आ गया। बस इसी खुशफहमी में रहना, बहरहाल उस मकान को भूल जाओ, वो अरीशा का है। नौमान के इत्मीनान से कहने पर सोबान ने सर उठाकर उसे देखा। और अरीशा? अरीशा किसकी है? अम्मा, तुमने बताया नहीं कि मेरी और अरीशा की शादी हो रही है, नौमान ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। हमीदा ने घबराकर दोनों बेटों को देखा जो आंखों में आंखें डाले खड़े थे। तुम दोनों अहमक हो, एक मामूली लड़की के लिए लड़ रहे हो। अरीशा मुझसे मोहब्बत करती है, सोबान ने जताया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौमान ने लापरवाही से कहा। मैंने कहा क्यों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हो, बैठ जाओ, बैठ कर तय कर लेते हैं, हमीदा ने डपट कर कहा। तेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अरीशा या रुपए? जाहिर है अम्मा, मुझे रकम चाहिए। बाहर खड़ी अरीशा के वजूद के परखच्चे उड़ गए। तेज़ रफ्तार ट्रेन उसे रौंदती चली गई और कुछ भी बाकी ना रहा। ना दिल, ना जज्बे, ना वजूद, ना उसमें पनपती ख्वाहिशें। तो बस ठीक है, चचा का कारोबार नौमान के पास है, तुझे अरीशा से शादी करनी है। बदले में सोबान को इतनी रकम दे दे कि वो बाहर जा सके, बस इतनी सी बात है। अरीशा ने पूरे ज़ोर से सीने में अटकी सांस को बाहर निकाला। ये वो लोग थे जिनकी खातिर उसने अपनी सगी माँ की परवाह नहीं की। वो उसे किसी जायदाद की तरह बांट रहे थे। ये थी उसकी औकात, ये थी उसकी हैसियत। वो दरवाजे के ऐन दरमियान आ खड़ी हुई। उसकी नज़रों के सामने सोबान था। सोबान की नज़र अरीशा पर पड़ी तो चेहरे का रंग उड़ गया। उसके उड़े रंग ने बाकी दो नफूस को पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया। एक तकलीफ दे खामोशी उनके दरमियान कुंडली मारकर बैठ गई। अरीशा लड़खड़ाते कदमों से सोबान के सामने आई। क्यों किया मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने? मोहब्बत की थी तो उस मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी, ना आज ना कल। एक ATM कार्ड थी जिसे जब दिल चाहा कैश करवा लिया। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी माँ की नाफरमानी की, तुम्हारी खातिर अपनी माँ को मार डाला, और तुमने? सोबान का बाजू अरीशा के हाथ में था और वो दीवानों की तरह झंझोड़ती चीख रही थी। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, मैं नहीं। इतनी तजलील, इतनी। अरे अर्शी, बात सुन, हम ये बात नहीं कर रहे थे, हम तो। हमीदा संभल कर आगे बढ़ी। बस। अरीशा करंट खाकर उनकी तरफ मुड़ी। आपकी असलियत मैंने देख ली। मैंने जिस औरत को माँ से बढ़कर समझा, उसने नागिन बनकर मेरी खुशियों को डस लिया। तुम सब के सब इंतहा के खुदगर्ज और जालिम लोग हो। नफ़रत हो गई है मुझे तुम सबसे। मुझे अब यहाँ एक मिनट नहीं रहना। मुझे तुम लोगों की शक्लें भी नहीं देखनी। अर्शी, अर्शी, मेरी बात तो सुन। हमीदा ने पुकारा, मगर वो दीवानों की तरह भागती बाहर निकल गई। गली सुनसान थी। वो रोती बिलखती एक दीवार के साए में बैठ गई। उसने आदिला को झुठलाया था।
नबीला को गलत कहा था। अरीशा के नज़दीक ये लोग सच्चे थे, उसके अपने थे। उसके लाड उठाते, नाज नखरे देखते ये लोग इतने खुदगर्ज और जालिम भी हो सकते थे, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो मुट्ठियाँ भींच भींच कर रोने लगी। तब वो आहिस्तगी से उसके करीब आकर बैठा। माना दुख बहुत बुरा है, मगर खुद को दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मैं बन गई, अपनी ही भूल के हाथों खुद ही तमाशा बन गई। मैं रोने से नहीं रोक रहा, मगर ये जगह मुनासिब नहीं। उठो, हिम्मत करो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। इब्रार रसानियत से बोला। मेरा कोई नहीं है। जिंदगी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती अरीशा, उठ जाओ। उसने नरमी से पकड़कर खड़ा किया। मेरी तो हो गई, वो बड़बड़ाई। दुपट्टा ओढ़ लो। दुपट्टा ओढ़ते हुए अरीशा ने सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश की। वो बिल्कुल गायब दिमाग थी। हम कहाँ जा रहे हैं? खाला नबीला के घर। वो इतनी चुप थी कि कभी कभी नबीला को खौफ आने लगता। वो उसे बहलाने की पूरी कोशिश करती, मगर ये भी जानती थी कि अरीशा को अपनी जंग खुद लड़ना होगी। फातिमा अलग नजरें चुराए रहती, हालांकि किसी ने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा था। नबीला ने कमरे में झांका। वो दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए बैठी थी। नबीला ने ताज्जुब से सर झटका। वो आज वही तकलीफ़ उठा रही थी जो आदिला ने उसके हाथों उठाई, मान और एतबार टूटने की तकलीफ़। कोई आपको जान से भी प्यारा हो मगर धोखा दे जाए तो हालत ऐसी होती है। अर्शी, नबीला आहिस्तगी से उसके पास बैठी। बेटा खुद को संभालो, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? ये सब इसी तरह होना था। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। सोबान की असलियत और नीयत बर वक्त खुलकर सामने आ गई। खुदा का शुक्र करो तुम किसी बड़े नुकसान से बच गई हो। अभी कोई नुकसान होना बाकी था पुप्पो। मैंने सब कुछ तो खो दिया। वो सर उठाकर हारे हुए अंदाज में बोली। नहीं बच्चे, नबीला ने उसकी पेशानी चूमी। इस तरह मत सोचो, अभी तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तुम आदिला की बेटी हो और वो बहुत बाहिम्मत थी। माँ के जिक्र पर अरीशा की आंखें फिर से भीग गईं। तभी फातिमा चली आई और झिझकते हुए बोली, फूफो, अम्मा और अब्बा आए हैं। अच्छा, उनमें हिम्मत है मेरा सामना करने की? अरीशा जहरखंद लहजे में बोली। अर्शी, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, अभी उनका मतलब नहीं निकला इसलिए। फातिमा शर्मिंदा होकर उंगलियां चटखाने लगी। फूफो, मैं उनमें से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती, और चंद दिनों में वो मेरा मकान खाली करवा दें। और रही बात दुकानों की, तो नौमान को उनका कब्जा छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं केस कर दूंगी। वो बगैर सोचे समझे बोलती चली गई। सब के सब कमरे में सर पकड़े बैठे थे, सिवाय बरकत हुसैन के, जो गुस्से में घर से निकल गए थे। बकौल उनके सारा कसूर हमीदा का था। लो, एक और से आपा। हमीदा ने तासुब से हाथ मले। आप उससे बात तो करती। सोबान झिंझला कर बोला। अरीशा भी हाथ से गई और पैसों की आस भी। झिंझलाहट और शर्मिंदगी अलग। क्या बात करती? वो तो मेरे सामने ही नहीं आई। उल्टा तेरी पुप्पी रज के मेरी बेइज्जती करके गई, और वो तेरा बाप हाथ जोड़ जोड़ के बहन से माफ़ी मांग रहा था। कर लो गल। सारी ज़िंदगी उसे कलेजे से लगा के रखा, अपनी औलाद से ज़्यादा उसके नखरे देखे, और सिला मिला ये कि ठींगा दिखा के फूफी के घर जा बैठी। कहती है केस करूँगी। किसकी शय है? फूफी की ना। ऊपर से वो फातिमा अलग हमसे मुंह फुलाए बैठी है। नौमान दरवाजे के साथ टेक लगाए गहरी सोच में था। सोबान ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और बदलिहाजी से बोला, ये सब इसका कसूर है, क्यों दरमियान में आया? सारा खेल बिगाड़ दिया। नौमान ने शररबार निगाहों से छोटे भाई को घूरा। उसके मुंह का नवाला खाने वाला आज उसी के मुंह को आ रहा था। मकान तो मकान, दुकानें भी गईं, अब करे ऐश। मेरी दुकानों की फ़िक्र मत कर, अपने वीज़े के पैसे जमा कर, नौमान ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। मेरे पास बहुत ऑप्शन है, तुम सोचो कहाँ कहाँ मजदूरी मिलेगी। सोबान ने मजाक उड़ाया। तुझे क्या ख़जाना मिल गया है या अपनी नौकरी पर अकड़ रहा है? ख़जाना ही समझ लो। इस पूरे किस्से में अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो मैं हूँ। वो सीने पर उंगली रख कर हंसा। हमीदा और नौमान ने उलझ कर उसे देखा। मेरा रास्ता क्लियर हो गया। एक फ़ैसला करने में दुश्वारी थी, वो भी दूर हुई। अम्मा, मैं सनिया से शादी कर रहा हूँ। सनिया कौन? हमीदा ने चौंक कर पूछा। सनिया वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं आसमान छू सकता हूँ। वो हंस दिया। नौमान एक झटके से बाहर निकल गया। खसारा फिर उसके हिस्से में आ गया। ये एहसास नाकाबिले बर्दाश्त था। दरवाजे का एक पट तो खुला था, दूसरा बड़े ज़ोर से खुला। दहाड़ की आवाज़ पर चूल्हा लीपती जमीला ने सर उठा के देखा। बुशरा थी। बुशरा का आना इतने अचंभे की बात ना थी। एक ही गांव में होने की वजह से वह अक्सर चली आती थी। कीमती कपड़ों पे सारे जेवर चढ़ाए सहन में इटलाती फिरती। ऐसे में कुबरा के अंदाज ही कुछ और होते। माँ बेटी की बातें, हरकतें, फखरिया लहजा जमीला को बावर करवाता कि देखो, अगर तुमने बुशरा को बहू नहीं बनाया तो खसारे में जमीला रही है, बुशरा नहीं। लेकिन आज बुशरा का हुलिया बताता था कि इब्तिदाई दिनों के चौंचले ख़त्म हुए। बुशरा खैर तो है, साथ में कौन है? जमीला ने मुतफक्किर अंदाज में पूछा।
कोई नहीं, वो रुखाई से गोया हुई। तभी अंदर से कुबरा निकली और बुशरा को देखकर ठिठक गई। तू? अम्मा। बुशरा गालबन माँ के गले लगकर रोना चाहती थी, मगर गले लगने से पहले ही कुबरा ने उसे बाजू से दबोचा और चोर नजरों से जमीला को देखती उसे अंदर धकेल ले गई। जमीला एक तवील सांस लेकर फिर चूल्हा लीपने लगी। वो बड़े सब्र के साथ अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी। इब्रार की सेमेस्टर में कामयाबी उसका हौसला बढ़ा देती। इब्रार ने उसे सस्ता सा मोबाइल ला दिया था। अब बेटे से बात करने के लिए उसे मास्टर साहब के घर ना जाना पड़ता। बस ईशा की नमाज के बाद मोबाइल हाथ में लेकर टिकटिकी बांध कर देखा करती। इधर मोबाइल पर बेल होती, उधर उसके सारे दिन की थकन बेटे की आवाज़ सुनने का सोचकर ही उड़नछू हो जाती। मास्टर साहब ने उसे यह भी सिखा दिया था कि इसे चार्ज कैसे किया जाता है। जमीला ने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। अब पढ़ाएगी इसे उल्टी सीधी पट्टियाँ, अल्लाह ही खैर करे। अंदर कुबरा उसे लताड़ रही थी। तूने अपना हाल क्या किया है? न ढंग के कपड़े न जेवर, तू क्या पाथियाँ थापती उठकर आ गई है दुश्मनों के कलेजे पर ठंड डालने को? यही समझ ले अम्मा, अपना असल दिखाने लगे हैं। सारा दिन डंगरों की तरह काम करो, राजी फिर भी कोई नहीं होता। और मेरी सस की जुबान देखी है, सपनी जैसी है, जहर से भरी। वो फट पड़ी। ना, अकबर कुछ नहीं बोलता। बोलता है अपनी माँ की जुबान, बुशरा जलकर बोली। ना कुछ देखा ना सोचा, भेज दिया उस जहन्नुम में। अच्छा बोल बोल, वो सुन लेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। कुबरा ने मध्यम आवाज़ में दांत पीसते हुए कहा। जो मर्जी सुने, मेरी बला से, मैंने नहीं जाना अब। वो फुसकड़ा मार के चारपाई पर बैठ गई। अच्छा ज़्यादा बक बक ना कर, तेरा बाप आता है तो करती हूँ बात। अकबरे को बुला के समझाए। वो नहीं कुछ सुनेगा, माँ का मुरीद है, बुशरा ने तड़प कर कहा, फिर तासुफ से हाथ मसले। क्या था जो मेरी शादी बिल्लू से ही हो जाती, इतने स्यापे तो ना होते। जुबान अंदर कर ले बेगैरते, कोई सुन ना ले। सुनता है तो सुने। कुबरा बेबसी से दांत पीसते उसे देख कर रह गई। फुप्पो के बेहद समझाने पर वो कॉलेज जाने पर आमादा हुई। दिल तो जैसे मर ही गया है, सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए चली आई। मरियम उसे देखते ही लपक कर करीब आई। अरीशा बादल नाखास्ता रुकी। वो उस पूरे घर में से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अरीशा तुम ठीक तो हो? जिंदा हूँ इसलिए ठीक भी हूँ, वरना तुम्हारे घर वालों ने कोई कसर ना छोड़ी थी। तलखी तो रोम रोम में बसी थी, फिर जुबान पर कैसे ना आती। मरियम ने नादिम होकर उसका हाथ पकड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अर्शी, हमने। क्या वो भी शर्मिंदा है? अंदर कहीं हल्की सी उम्मीद थी, शायद उसे दुख देकर, उसे धोखा देकर वो भी पशेमान हो। मरियम ने आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। वो पत्थरों का देश है अर्शी, वहाँ आईना से दिल किरची किरची ही होते हैं। तुमने ठीक कहा, पत्थरों से सर मैंने फोड़ा था, किसी का क्या दोष। अरीशा के गले में फंदा सा पड़ गया। सर क्लास में आ गए थे। सारा दिन अरीशा ने किताबों पर बिखरे हरूफ पर नजरें जमाए गुजार दिया। नौमान को गालिबन मरियम की ज़ुबानी ही पता चला था कि अरीशा कॉलेज जाने लगी है। छुट्टी के बाद वो तेज़ तेज़ कदमों से स्टॉप की तरफ जा रही थी जब बाइक उसके पास आकर रुकी। अरीशा ने बेख्याली में देखा, फिर यकदम ठिठक गई। आप बैठो, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, नौमान ने नरम लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं, मैं जा सकती हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। जिद क्यों कर रही हो? चलो ना, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आप जिस तरफ मर्जी जाएं, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? वो तड़क कर बोली। अरीशा, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। इस पूरे किस्से में मेरा क्या कसूर? धोखा तुम्हें सोबान ने दिया, मैंने तो नहीं। मैं तो ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिल में सोबान है, मैं तुमसे शादी को तैयार था। मारे गुस्से के अरीशा का पूरा वजूद काँप गया। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हद होती है हठ धर्मी की। नौमान को गुस्सा आया। अरीशा ने जवाब नहीं दिया, बस तेज़ तेज़ कदमों से स्टॉप की तरफ बढ़ गई। नौमान ने पीछे आने की गलती नहीं की, बस लब भींचे उसे जाते देखता रहा। बस बिल्लू, क्या बताऊं, जमीला ने ठंडी सांस भरी। वो इस वक्त छत पर खुली फिजा में चारपाई पर बैठी थी कि नीचे अमूमन सिग्नल नहीं आते थे। हर चौथे दिन या तो वो खुद आ जाती है या अकबर घर से निकाल देता है। असगर और कुबरा की नींदें हराम हो गई हैं। कैसी उनकी लाडली थी, अब देखे तो पहचाने ना तू। अम्मा बस करें, उसकी अपनी ज़ुबान भी खासी लंबी है, दो बदू मुकाबला करती होगी। चाची के लाड ने ही उसे बिगाड़ा है। किसी बड़े छोटे की तमीज़ सिखाई होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इब्रार ने उकताहट से कहा। तेरी बात भी ठीक है, पर वो बड़े डाढ़े लोग हैं। बुशरा की दाल नहीं गलती, और ये कुबरा, ये भी मेरे आगे ही शेर है। चौधराइन के आगे इसकी बोलती भी बंद हो जाती है। असगर गया था बात करने। चौधरी यासीन ने साफ कह दिया, बेटी बसानी है तो आइंदा शिकायतें लेकर ना आना। क्या करता, कंधे झुका के चला आया। ऊंचे लोगों से रिश्ता करने का यही अंजाम होना था। चलें छोड़ें, यह बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? इब्रार ने बात बदली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, बस तेरी राह देख रही हूँ।
इंशाल्लाह जब किसी काबिल हो जाऊंगा तो आपको लेने आऊँगा। उससे पहले मैंने गांव में कदम नहीं रखना, ये मेरा खुद से वादा है अम्मा, उसने मुसम्मम इरादे से कहा। माँ को किस बात की सज़ा है, अपनी शक्ल तो दिखा जा। मेरी अच्छी माँ, बस थोड़ा सा सब्र और, इब्रार ने बच्चों की तरह पुचकारा। बस माँ को इसी तरह लारे लप्पे लगाता रह, जमीला नाराज़ी से बोली तो इब्रार ने उसे इधर उधर की बातों में लगा लिया। फातिमा आपी, अरीशा किचन में आई। फातिमा हंडिया भून रही थी, मुड़कर देखने लगी। नौमान से कह दे मेरे रास्ते में ना आया करे वरना बहुत बुरा होगा। नौमान? फातिमा ने हैरत से दोहराया। हर रोज़ मेरे कॉलेज के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। मैंने आज तक जितनी मेहरबानियाँ इन लोगों के साथ करनी थी कर चुकी, अब मज़ीद करने के मूड में नहीं हूँ। क्या हुआ अर्शी? मोहसिन उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर अंदर आ गया। फातिमा घबरा गई, उसके घर वालों का किया उसके सामने भी आ सकता था। कुछ नहीं मोहसिन भाई, पानी पीने आई थी, अरीशा ने टालना चाहा। मोहसिन ने एक नज़र दोनों को देखा, बात कुछ और हो रही थी। फातिमा चाहती थी बात मोहसिन के सामने ना हो, मगर अरीशा में इतना ज़ब्त कहाँ। मोहसिन के ज़रा से इसरार पर फट पड़ी। हर रोज़ मेरा रास्ता रोक लेते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? दुकानों का लालच है, मगर मैं अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ निकलवा के रहूँगी। और फातिमा आप ही उन्हें अच्छी तरह समझा दें, वरना अगर मैंने समझाया तो तमाशा पूरा ज़माना देखेगा। फातिमा का रंग फक हो गया। मोहसिन ने अपना हाथ अरीशा के सर पर रखकर संजीदगी से फातिमा को देखा। खाना बना लो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, आज ही बात करो। अरीशा हमारे घर में रहती है, हमारी जिम्मेदारी भी है और इज्जत भी। मैं कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी। फातिमा ने दुस्दीदा निगाहों से अरीशा को देखा। क्या था जो वो ज़रा देर को खामोश रहती? उसे अरीशा से हमदर्दी से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मोहसिन अरीशा को ले गया। वो अपने अंदर उठते शर्मिंदगी के गहरे एहसास को दबाने की कोशिश में झंझलाने लगी। बस कर दें खुदा के लिए, और मुझे ससुराल में कितना जलील करवाएंगे? आपको अपना ख्याल तो है नहीं, कम से कम मेरा ख्याल ही कर लें। आज तक इस घर में किसी ने फातिमा की बुलंद आवाज़ नहीं सुनी थी, मगर आज वो चीख रही थी। खाना खाते अहले खाना ने नवाले वापस रख दिए। क्या हुआ फातिमा, ये आते ही क्या वावेला मचा दिया है? तेरी सास ने कोई नई फुलझड़ी छोड़ी है? हमीदा ने पूछा, और पूछने का अंदाज ऐसा था कि उसे मज़ीद गुस्सा आ गया। फुलझड़ियाँ वहाँ से नहीं यहाँ से छूटती हैं, और जलील हो रही हूँ मैं। बैठ जा, ये सब तेरी माँ के कसूर हैं, इसी के करतूत हैं जो आज औलाद के सामने आ रहे हैं। बरकत हुसैन ने घूरा। अब मुझे घसीट ले, इस मुल्क में जहाँ जहाँ बम फट रहे हैं हमीदा ही तो चला रही है। तू क्यों सर पर खड़ी है? बैठकर तीर चला ले जो भी चलाने हैं। वो बात करते करते फातिमा की तरफ मुड़ी, जो अब नौमान को देख रही थी। नौमान ने नवाला हाथ से रख दिया। और आप? क्या नज़र आता है उस अरीशा में जो सारे के सारे उसी के गिर्द चकरा रहे हैं? दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं, क्यों उसके पीछे जाते हैं? वो पहली बार बड़े भाई के सामने खड़ी हुई थी। मुझे क्या ज़रूरत है उसके पीछे जाने की? वो सबसे नज़रें चुराते हुए बोला। तो क्या अरीशा झूठ बोल रही है? तू उसके पीछे क्या लेने गया था? बरकत हुसैन ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, वो बेजारी से खड़ा हुआ। उसने घर जाके अच्छा खासा वावेला किया है। मोहसिन ने 100 बातें मुझे सुना दी कि क्यों भूल जाते हैं कि अब वो जिस घर में रहती है वो घर मेरा ससुराल है। वो बैठकर रोने लग गई। देख लूँगा उसको भी। नौमान को गुस्सा आ गया। उसे क्या देखेंगे? उसे ज़रा से भी आँच आई तो मैं घर से बाहर होंगी। आए हाय, ऐसे कैसे होगी? हमीदा चमक कर बोली। बस कर दें अम्मा। फातिमा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज तक इस घर में जो कुछ हो गया वही काफ़ी है, अब और कुछ नहीं, वरना ये फातिमा उजड़ जाएगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। हमीदा और बरकत एक दूसरे को देखने लगे। नौमान गुस्से और शर्मिंदगी में घिरा बाहर निकल गया। अम्मा अब्बा बहुत तमाशे हो चुके, अब इन दोनों को समझाएं, सारी बात ख़त्म करें। ना अरीशा के पीछे जाएं, वो अब इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इस घर का नाम भी नहीं सुनना चाहती। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। अपनी औलाद के मुंह से नवाले छीनकर उसके मुंह में देती रही हूँ, अब यही सिला देगी। हमीदा तिल मिलाई। नेक नियति और खलूस से किया होता तो वह अपनी जान भी दे देती, मगर आपने तो लालच में आकर। फातिमा का जुमला पूरा होने से पहले ही हमीदा तड़प कर उठी। हाँ, मैं लालची हूँ, तेरे भाइयों का फ़ायदा देखा था, अपनी कब्र में नहीं ले जाना था सारा कुछ। आ गई है मुझे बातें सुनाने। अम्मा, आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं? फातिमा ने हैरत और बेयकीनी से माँ को देखा। औलाद का फ़ायदा देखना गलती है? औलाद का फ़ायदा देखना गलती नहीं, दूसरों का हक छीनना गलती भी है और गुनाह भी। हाँ, पढ़ी लिखी सास के साथ रह के तू तो मुल्लानी ही बनेगी। बख्शो बीबी, मान लिया सारे कसूर हमारे थे। वो दोनों हाथ ज़ोर से जोड़कर चप्पल घसीटती अंदर चली गई। फातिमा ने बेबसी से बाप को देखा। इसकी अकल उल्टी है, समझ में कुछ नहीं आता।
बरकत हुसैन ने गोया बेटी को तसल्ली देने की कोशिश की। सब आपका कसूर है अब्बा। लो मेरा क्यों? वो गड़बड़ाए। आपस के झगड़ों में आप लोगों ने देखा ही नहीं कि औलाद का क्या बन रहा है। अब्बा नौमान को समझाएं वरना कुछ बुरा हो जाएगा। मैं समझाऊंगा, तू फिक्र ना कर। बरकत हुसैन ने फातिमा का सर थपथपाया। हालांकि उनके अपने लहजे में भी यकीन ना था। ये सोबान और मरियम कहाँ हैं? फातिमा को अब जाकर उनकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। मरियम तो इधर ही कहीं होगी। रह गया सोबान, अल्लाह जाने किन हवाओं में है। मुझे तो कभी रुक कर सलाम करने की भी तौफीक नहीं हुई। ऐसी नाहंजार औलाद है कि क्या बताऊं। औलाद की तरबियत ना हो तो ऐसी ही नाहंजार और नाखल्फ हो जाती है। फातिमा ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इब्रार ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाकर सोबान को देखा। वो साफ सुथरे हुलिये और फ्रेश मूड में गुनगुनाता खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। इब्रार ने दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा होना चाहा, मगर दिल में एक खटक सी होने लगी। शायद वो सोबान को इतना मुतमईन और खुश देखना नहीं चाहता था। उसने अरीशा को जिस दिगर को हालत में खाला के घर पहुंचाया था, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है सोबान भाई, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं बेटा जी। अच्छा। इब्रार एक लहजा चुप रहा। मोहब्बत खोकर भी इंसान इतना ही खुश और मुतमईन रहता है जितना कि आप। क्या मतलब? सोबान ने मुड़कर उसे देखा। कुछ नहीं, मैं शायद पर्सनल हो रहा हूँ। नहीं, जो तुम्हारे दिल में है पूछ लो। वो उसके करीब आया। आपको अरीशा से मोहब्बत थी? इब्रार ने पूछ ही डाला। यही सवाल था जो उसके जहन में कांटे की तरह चुभ रहा था। हाँ, सोबान ने बगैर तामुल के जवाब दिया। इब्रार ने उलझ कर उसे देखा। ये कैसी मोहब्बत थी? अरे तुम क्या वो लैला मजनू जैसी मोहब्बत ढूंढ रहे हो ब्रादर? वो कुर्सी पर हाथ रखकर झुका। आजकल वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। वो अच्छी लगती थी, हालात साजगार होते तो शायद शादी भी कर लेता, मगर मेरे नज़दीक वो इतनी अहम भी नहीं कि चली गई तो मैं मजनू बन जाऊं। यूं भी हम एक पर इक्तफा करने के कायल नहीं, वो भी इस सूरत में जब उससे बेहतर और शानदार प्रपोजल सामने हो। आपका मतलब है सनिया? तुम उसे जानते हो? सोबान चौंका। उतना नहीं जितना आप जानते हैं। इब्रार का लहजा तंजिया हो गया। अब और भी जान जाऊंगा। इस वक्त मुल्क से बाहर है, वापस आएगी तो देखना उसका हाथ पकड़कर यूं ऊपर जाऊंगा। उसने हाथ को जहाज़ की तरह उड़ाया। ध्यान से, अक्सर क्रैश भी हो जाते हैं। इब्रार ने उसके हाथ के ताक़ुब में देखा। डोंट वरी, नहीं होगा। वो कंधा थपथपाकर सीधा हुआ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, उसने बेहद ऊपरे दिल से कहा। सोबान हंसकर चला गया। इब्रार ने दोनों हाथ सर की पुश्त पर बांधकर टेक लगा ली। तो बात यह है सोबान बरकत हुसैन के, तुम्हें अरीशा से मोहब्बत थी ही नहीं। कुछ माह धीरे से खिसक गए। जख्म मंदिमल नहीं हुआ था, बस अपने अंदर उठती टीसों को दबाते हुए इम्तिहानों में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद नौमान कभी उसके रास्ते में नहीं आया। मोहसिन ने इम्तिहानों के बाद का अरसा भी उसे फारिग नहीं रहने दिया। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मसरूफियत थी, सो कंप्यूटर कोर्स पर लगा दिया। रिज़ल्ट आया तो उसके लाख इनकार करने पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले दिया, जबकि मरियम ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। सनिया की अमेरिका से वापसी महीनों पर चली गई, मगर सोबान मुतमईन था। वो पहले से बढ़कर ऑफिस वर्क पर तवज्जो देता। आखिर उसके बाप को भी मुतासिर करना था। कहाँ चलें? मरियम के बाइक पर बैठते ही फ़ाहद ने पूछा। यहाँ से तो चलो, किसी टीचर ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मरियम ने दुपट्टे से चेहरा छुपाते हुए कहा तो फ़ाहद ने बाइक स्टार्ट कर ली। किसी पार्क में चलें? स्कूल दूर रह गया था, अब वो सुकून से बैठी थी। नहीं, लोग घूरते रहते हैं, किसी की नज़र पड़ गई तो ख्वामखा मुसीबत पड़ जाएगी। तुम कुछ ज़्यादा डरपोक नहीं हो गई? तुम्हारी बहादुरी भी देखी है। किसी रेस्टोरेंट के फैमिली केबिन में चलते हैं, लेकिन मेरी जेब खाली है, हमेशा की तरह। यार क्या करूं, अब्बू सारी तनख्वाह बटोर लेते हैं, पेट्रोल तक के पैसे उनसे मांगने पड़ते हैं, और तुम इतने फरमाबरदार कि सारे थमा देते हो। मुझे देखो, आज तक घर वालों को मेरी असल तनख्वाह का भी इल्म नहीं। जीनियस। फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? जब फैमिली आएगी देखा जाएगा। फ़ाहद ने लापरवाही से बाइक की रफ्तार बढ़ाई। फैमिली केबिन में चाय और सैंडविच आने तक दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, मगर वेटर के जाने के बाद वो संजीदगी से बोली, फ़ाहद अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कर तो रहे हैं, फ़ाहद ने सैंडविच उठाते हुए शरारत से कहा। मेरी शादी की तारीख तय हो रही है, मरियम ने संजीदगी से बताया। ओह, फ़ाहद ने सैंडविच वापस रख दिया। तुम इनकार कर दो। किस बुनियाद पर? फ़ाहद खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा। मेरी शक्ल ना देखो, अपने घर वालों से बात करो, उन्हें मनाओ। आखिर स्टैंड लेने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह तो हो। मरियम चिढ़कर बोली। 1000 बार कर चुका हूँ, मगर वो माने तो। फ़ाहद झंझलाया। ओके, फिर मेरे यहाँ होने का जवाज़ क्या है? मरियम दोनों हाथ मेज़ पर रखकर खड़ी हुई। मरियम, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? बैठो, कुछ हल निकालते हैं।
फहद ने हाथ पकड़कर रोका तो वो रूठी रूठी सी बैठ गई। मैं अम्मी से एक बार फिर बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी, और अगर ना निकाल सकीं तो। उसके लहजे में 1000 खदशे धड़क रहे थे। तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मरियम शशदर सी रह गई। इस रेस्टोरेंट की उस फैमिली केबिन में होने वाली ये गुफ्तगू नई ना थी। ये खेल सदियों से खेला जाता रहा है। कहते हैं मर्द औरत को वर्गलाता है। हकीकत यही थी कि औरत लाशऊरी तौर पर पहले से ही आमादा होती है, बस अपनी बंदूक मर्द के कंधे पर रखकर चलाती है और खुद बरियोजिमा हो जाती है। फहद ने यह बात पहले भी कही थी। मरियम डर गई कि अंदर कहीं वो भी आमादा हो चुकी थी। खैर, हम एक आखिरी कोशिश तो करेंगे। वो सैंडविच उठाकर खाने लगा, जबकि मरियम की चाय भी ठंडी हो गई। आखिर फहद ने टोका, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? भूख नहीं है। क्यों? अब चलें, काफ़ी देर हो गई है। मरियम ने पैसे निकालकर मेज़ पर रखे। फहद ने वेटर को बुलाकर बिल दिया। अब कब मिलोगी? पता नहीं। वो उलझी हुई और बेजार थी और उसी उलझन में नकाब करना भूल गई। फहद पर्दा हटाकर बाहर निकला। मरियम उसके अकब में थी। वो आगे निकल गया और मरियम के कदम वहीं जम गए। ऐन सामने वाली मेज़ पर नौमान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। क़यामत यह कि वो उसी सिमत देख रहा था। मरियम के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। घर के सहन में शोर बरपा था। नौमान की उबलती गैरत, उसके हाथों पिटती मोहब्बत की मारी मरियम, और छुड़ाने वाला कोई नहीं। हमीदा फक चेहरे के साथ उसे पिटते हुए देख रही थी। हमारी इज्जत होटलों में रोलती आई है, वहाँ बैठी उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। कोई शर्म इसमें नहीं बची। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही है। शहर में किस किस ने देखा होगा। नौमान थक कर हाँफने लगा। मरियम बेदम होकर गिर गई। मैं साफ साफ बता रहा हूँ अम्मा, उसने उंगली उठाकर हमीदा से कहा। ये किसी दिन भाग जाएगी, ये नहीं रुकने वाली। हमीदा ने दहल कर कलेजा थाम लिया। आज से इसका घर से निकलना बंद है। कमरे में बंद करके ताला डाल दो और बुलाओ इसके ससुराल वालों को और निकाह पढ़वाओ, वरना सर पकड़कर रोती रह जाओगी। वो नफरत से उसे ठोकर मारकर बाहर निकल गया। तब हमीदा के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। उन्होंने करीब आकर 2 हत्थड़ मरियम को मारा। कमीनी बदबख्त, ऐसी जवानी उछल रही थी तो बता देती, मैं 2 बॉल पड़वा के दफ़ा कर देती। मेरे सफ़ेद बालों में ये खेत ज़रूर डलवानी थी। अब कर दो ना रुखसत। मरियम ने फटे हुए होंठ को रगड़ा। बुलाती हूँ तेरे ससुराल वालों को। अब तुझे घर में रखकर मैंने अचार डालना है? ना अम्मा, इतनी मार मैंने जिसके नाम पर खाई है, रुखसत भी उसी के साथ होंगी। मैं शादी सिर्फ फहद से करूँगी। मरियम के लहजे में छलकती बगावत ने हमीदा को सुन कर दिया। फुप्पो, अरीशा ने कमरे में झांका। वो अभी तक कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। आयत मुकम्मल करके नबीला ने कुरान पाक बंद किया। तैयार हो गई? जी, मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर घर जाऊंगी। घर? नबीला ने ताज्जुब से उसे देखा। वहाँ तो किराएदार रहते हैं। फातिमा आप ही बता रही थी वो जा चुके हैं, घर खाली पड़ा है। वहाँ क्या करने जाओगी अरीशा? यूं ही एक नज़र देख कर आ जाऊंगी। आज अम्मी की बरसी भी तो है। उसके गले में फंदा पड़ गया। चाय लेकर आती फातिमा रुक गई। अरीशा ने एक तरफ होकर जगा दी। कहाँ जाना है? फातिमा ने प्याली नबीला के पास रखी। घर जा रही हूँ आप ही। अच्छा, जल्दी आना, मुझे फ़िक्र रहेगी। नबीला ने कहा तो वो खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। फातिमा ने कुछ सोचकर घर का नंबर मिलाया। हेलो, हमीदा की मखसूस आवाज़ आई। अम्मा, मैं हूँ फातिमा। हाँ बोल, अब तुझे क्या तकलीफ़ है? फातिमा सटपटा गई। उसे क्या पता था कि अम्मा इस वक्त किस मूड में बैठी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो अपना स्यापा बोल। वो झंझलाईं। क्या स्यापा? मैंने सिर्फ यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज अरीशा अपना घर देखने आ रही है। क्यों? घर कहीं भागा जा रहा है या हम बेच कर खा रहे हैं? अम्मा, खुदा के लिए अपने बेटों को समझा दीजिएगा, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। बस इतना ही कहने के लिए फ़ोन किया था। फातिमा ने इतना ही कहकर रिसीवर पटक दिया। कभी जो अम्मा ने अच्छे तरीके से बात की हो, जब भी करेंगी लठ ही मारेंगी। वो बड़बड़ाने लगी। दरवाजे पर आहट हुई या किसी ने हल्की सी दस्तक दी थी। ऊँघते हुए बरकत हुसैन ने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। एक लम्हे को तो अपनी आंखों पर एतबार नहीं आया। अरीशा? वो बगैर बोले 2 कदम आगे आई। घर की चाबी आपके पास है? हाँ, मेरे पास ही है, पर तू खड़ी क्यों है? यहाँ बैठ अपने ताया अब्बा के पास। हमीदा, ओ हमीदा, बात सुन। देख कौन। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई हूँ। चाबी दे दें, उसने बदलिहाजी से कहकर हथेली फैलाई। वो यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। उस जगह से जितनी खुशगवार यादें वाबस्ता थीं, उससे कहीं ज़्यादा तल्ख थीं। उसका अंदाज़ इतना कतई था कि बरकत हुसैन ने चाबी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। वो चाबी झपट कर उन्हें कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर पलट गई। पूरे घर में धूल उड़ रही थी।
نہ جانے کب سے کرایہ دار گئے تھے اور تبھی سے یہاں صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اسے وہ صحن یاد آیا جو اس کی ماں کے ہاتھوں چمکا کرتا تھا۔ اس کے قدم دھول پر نشان چھوڑتے کچن تک آئے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ عادلہ کی تشویش بھری آواز ابھری۔ کہاں سے کھاتی؟ ہائے وہ نخرے جو صرف ماؤں کو دکھائے جاتے ہیں۔ میں کھانا بنا کر تو گئی تھی۔ وہ بینگن؟ ہاں، بری بات، کھانے کی ناقدری نہیں کرتے۔ رسانیہ تو محبت بھرا لہجہ، نہ جانے تب وہ محبت محسوس کیوں نہ ہوئی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کچن کے دروازے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ خالی ڈھنڈار بیڈ روم کی دیواروں سے خاموشی لپٹی تھی۔ یہ زندگی بڑی عجیب ہے عرشی، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کچے برتن کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ خدا نخواستہ زندگی میں تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو تم کسی اور کی طرف نہ دیکھو، خدا کے بعد اپنا سہارا آپ بنو۔ امی کوئی چھوٹی نصیحت کر لیا کریں، یہ تو سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کبھی یاد آئیں گی ماں کی باتیں۔ عریشہ بے اختیار رو پڑی۔ امی بہت یاد آتی ہیں آپ کی باتیں۔ ان خالی کمروں میں کچھ نہیں تھا، بس گمگشتہ آوازیں گونجتی تھیں۔ وہ جس طرف بھی دیکھتی کوئی نہ کوئی لمحہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سسکنے لگتا۔ وہ روتی ہوئی صحن میں آ نکلی۔ کاش انہیں کوئی ایک بار واپس لے آئے، میں ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر رو سکتی تھی، سو دل کھول کر روئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر حمیدہ نے اندر جھانکا۔ عریشہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے انہیں دیکھا۔ تمہاری پھپھی بھی آئی ہے؟ عریشہ کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ چلو اچھی بات ہے، آ جاؤ، انہوں نے آخری الفاظ دروازے کی طرف منہ کر کے کہے۔ عریشہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تبھی دروازہ کھول کر نعمان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ تھا۔ عریشہ کی چھٹی حس نے الارم دیا۔ وہ تیزی سے کئی قدم پیچھے ہٹی۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں میری بچی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمیدہ کا لہجہ منافقت بھرا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلی جائیں یہاں سے۔ عرشی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، حمیدہ نے پچکارا۔ میں تایا ابا کو آواز دوں گی۔ نعمان اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عریشہ کو اس کی سنجیدگی سے خوف آنے لگا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ عریشہ نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا۔ نکاح نامہ ہے؟ کیسے کاغذات؟ عریشہ نے حیرت سے کاغذ دیکھا۔ نکاح نامہ ہے، نعمان ہنسا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ ڈر گئی۔ جائیں یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اور تائی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کے اپنے گھر میں بھی بیٹی ہے اور میں بکواس کر رہا ہے، تو پیچھے ہٹ۔ تائی نے دھپ لگا کر نعمان کو پیچھے کیا۔ دیکھ عرشی، میں تیری ماں کی جگہ ہوں، ہمیشہ عادلہ سے بڑھ کر تجھے چاہا۔ حمیدہ نے چاپلوسانہ انداز میں کہنا شروع کیا، مگر عریشہ نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ ہاں، اپنے مقصد اور فائدے کے لیے۔ چلو یوں ہی صحیح۔ اب تو اتنا بڑا مکان اور دکانیں رکھ کر کیا کرے گی؟ تیرے کون سے اتنے خرچے ہیں؟ سائن کر دے، مریم کی شادی بھی کرنی ہے اور میں نے آپ کے سارے کام سنوارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ عریشہ بفر گئی۔ کبھی فاطمہ کی شادی ہے، کبھی مریم کی۔ آپ جیسے لالچی اور خود غرض لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ میں اور میری ماں آپ کو بہت کچھ دے چکے، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ لوگ چلے جائیں، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ عرشی میری بات۔ حمیدہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں تم جاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ نعمان کی آواز اور نگاہوں نے عریشہ کے وجود میں پھریری سی دوڑا دی۔ اسے یقین تھا تائی نہیں جائیں گی، مگر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے تائی کو ڈیوڑی کے دروازے کے پار کرتے اور پھر دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے لپک کر جانے کو تھی جب نعمان نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ عریشہ کے لبوں سے تیز چیخ نکلی، مگر نعمان کے ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں تھی اور وہ اسے کھینچ کر کمرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ شاید وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ہمسائے اس کی چیخ و پکار نہ سن لیں، مگر عریشہ کی مزاحمت شدید تھی۔ الو کی پٹھی۔ نعمان نے ہاتھ ہٹا کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ عریشہ کا ہونٹ پھٹ گیا، وہ پورے قد سے گر گئی۔ نعمان کے ہاتھ سے کاغذ بھی چھوٹ گیا۔ عریشہ نے جنونی انداز میں اس کاغذ کو پرزے پرزے کر ڈالا۔ نعمان گویا غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ عریشہ کو تابڑ توڑ مکوں اور لاتوں کی زد پر رکھ لیا۔ اس کی چیخوں نے آسمان ہلا ڈالا۔ نہیں دوں گی، مار دو گے تب بھی نہیں دوں گی، یہ میری جائیداد ہے، میرے باپ کی ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی بے خوفی کہاں سے ہے کہ وہ پورے مقابلے پر اتر آئی تھی، اور یہی چیز نعمان کو پاگل بنانے لگی۔ ظلم و تشدد کا دورانیہ نہ جانے کتنا طویل ہوتا کہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر ابرار اندر آ گیا۔ عریشہ اور نعمان کی آواز دیوار پار بھی سنائی دی تھی۔ تبھی وہ بغیر سوچے سمجھے پرائی آگ میں کود پڑا تھا۔ تو ہوتا کون ہے ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والا؟ نعمان اس پر پل پڑا۔ گھر کا معاملہ تھا تو آوازیں باہر کیوں گئی؟ شکر کریں کہ میں آیا ہوں، ساتھ میں پولیس کو نہیں لایا۔ تیری یہ اوقات کہ مجھے پولیس کی دھمکی دے دی؟ اوقات تو آپ نے دکھائی ہے، جائیداد کے لیے مرحوم چچا کی بیٹی پر ظلم کرتے ہو۔
نیچے گری عریشہ نے سر اٹھا کر مددگار فرشتے کو دیکھنا چاہا مگر آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب وہ دونوں دستوں گریباں تھے۔ ابرار نے بڑے زور سے نعمان کو دھکا دیا، وہ جا کر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پلٹ کر عریشہ کو اٹھانے لگا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق عریشہ نے اس کا بازو دبوچ لیا، اور وہی لمحہ تھا جب بیرونی دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کھلا اور محلے کے چند لوگ اندر گھستے چلے آئے۔ حمیدہ ان میں سب سے آگے تھیں۔ لو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اس کے کرتوت، یہاں یہ گل کھلائے جا رہے ہیں۔ نعمان کی جگہ کوئی اور غیرت مند ہوتا تو بھی یہی کچھ کرتا۔ چند لمحے لگے حمیدہ کی بات کو سمجھنے میں۔ ابرار کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور عریشہ بے جان گڑیا کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ دونوں کو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ مرحوم چچا کی عزت کو مٹی میں ملاتے ذرا حیا نہ آئی؟ ہائے ہائے، ماں باپ سر پر نہ رہیں تو لڑکیاں یوں عزت نیلام کرنے لگتی ہیں۔ حمیدہ سینہ کوٹ رہی تھی۔ عریشہ نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور ایک نفرت بھری نگاہ نعمان اور حمیدہ پر ڈالی۔ ہر گزرا دن ان لوگوں کا ایک نیا روپ سامنے لا رہا تھا۔ عریشہ نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ دیکھا دیکھا اس کی اکڑ! نعمان کی ٹھوکر نے عریشہ کا جبڑا ہلا دیا۔ بے ہوشی کے آخری لمحوں میں اس نے سب کے عقب میں جھانکتے اس چہرے کو بھی دیکھا جسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ اس چہرے پر بھی عریشہ کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اگلے پل عریشہ نے خود کو طویل اندھیروں کے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا ہاتھ کھولا رکھنا، پر تو غصے میں جلاد بن گیا تھا۔ حمیدہ نے 72 نعمان کے مارے تو وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بس کرو اماں، تم بھی تو سادھی تھی، بلکہ سارا پلان تمہارا ہی تھا۔ خود ہی کہہ رہی تھی کہ تم سے وہ چٹاک بھر کی لڑکی ڈرائی نہیں جاتی۔ میں تو صرف ڈرا دھمکا کر سائن کروانا چاہتا تھا، تم نے پکڑ کر اس پر الزام ہی دھر دیا۔ لو میں نے کب؟ حمیدہ کے ہاتھوں کے طوطے برکت حسین کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر اڑ گئے۔ تو یہ سارا کچھ تیری شہ پر ہوا ہے، بے غیرت عورت، یہ بھی بھول گئی کہ تیرے اپنے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں۔ اب جو عریشہ کے غصے میں نبیلہ نے فاطمہ کو گھر سے نکال دیا تو برکت حسین کو حقیقی غصہ آیا تھا۔ حمیدہ زندگی میں پہلی بار گھبرائیں۔ حواس باختہ نعمان بھی ہو گیا تھا۔ محلے میں الگ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، پھر نبیلہ کے رد عمل کا خطرہ بھی تھا۔ ارے نہیں نکالتے فاطمہ کو، کیوں دہلائے دیتے ہو؟ بے شرم بے غیرت لوگ میری بھتیجی پر الزام دھرتے، حیا نہ آئی؟ یتیم ہوئی تھی پر اس کا تایا تو زندہ تھا، ایسی نیچ حرکت! بس کرو برکت حسین، پہلے تو یتیم بھتیجی کا خیال نہ آیا؟ یہ تو ہے ہی شاطر عورت، اور تو کسی ٹرین کے نیچے آ کر مر بھی جائے مجھے تب بھی افسوس نہ ہو۔ ہائے اللہ نہ کرے! حمیدہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اپنی اولاد کی دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس لڑکی کو جو جیتے جی مار ڈالا وہ ڈھہ سے گئے۔ کچھ نہ کچھ دیکھا تھا تب ہی کہا تھا، حمیدہ نے ڈھٹائی سے کہا۔ بس کر حمیدہ، خود پر اور اپنی اولاد پر رحم کر، اپنا کیا ہی آگے آتا ہے۔ عریشہ بھتیجی تھی تو وہ لڑکا بھی میری نظروں کے سامنے ہی رہتا تھا۔ نعمان جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ اسے احساس ہوا ماں کے پیچھے لگ کر معاملہ بالکل ہی الٹے رخ پر چلا گیا ہے۔ برکت حسین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں زندگی میں پہلی بار لگا کہ ان کے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے، ورنہ تو وہ سب کچھ حمیدہ کے ہاتھ میں دے کر بے فکر بیٹھے تھے۔ ابرار نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو عریشہ کے پاس بیٹھی نبیلہ نے مڑ کر دیکھا، پھر ابرار کو چپ کا اشارہ کیا۔ ابرار دروازہ بند کر کے کوریڈور میں آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں نبیلہ اس کے پاس تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ابرار نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، دوا کے زیر اثر سو رہی ہے۔ فاطمہ آپی نے کھانا بھجوایا ہے۔ ابرار، وہاں کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں خالہ، میں دیر سے پہنچا، وہ نظریں چرا گیا۔ عریشہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ بے حد سنجیدہ تھیں۔ مجھے نہیں پتا، وہ رخ ہی بدل گیا۔ ابرار، مجھ سے جھوٹ مت بولو، کھل کر بتاؤ۔ نبیلہ کے لہجے میں سختی سی در آئی۔ خالہ، عریشہ ہوش میں آئے گی تو خود ہی بتا دے گی، میں گاڑی سے سامان نکال لوں۔ یہ بھی شکر ہے کہ محسن شہر سے باہر ہے، ورنہ جذباتی ہو کر نہ جانے کیا کر بیٹھتا، وہ بڑبڑائیں۔ ابرار نظر انداز کر کے چلا گیا۔ محسن کی گاڑی اسی کے پاس تھی۔ کچھ دوستوں کی مہربانی سے وہ ڈرائیونگ بھی سیکھ چکا تھا۔ نبیلہ اندر آ گئی۔ عریشہ قسمت آ رہی تھی۔ وہ لپک کر قریب آئیں اور پیار سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ عرشی میری جان، اب کیسی طبیعت ہے؟ امی امی! عرشی ادھر دیکھو، میں ہوں تمہاری پھپھو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگیں۔ میری امی، پھپھو میری امی مر گئیں، میں نے انہیں مار ڈالا۔ وہ چلانے لگی۔ اسے خود بھی یاد نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے صرف ماں یاد آ رہی تھی۔ اسے یہ یاد آ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا۔ اسے یہ احساس مار رہا تھا کہ ماں نے کس کس طرح اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی نادانی میں سمجھ ہی نہ پائی۔ اسے دکھ حمیدہ کے رویے پر تھا، نہ نعمان کے سلوک پر۔ اسے تو صوبان کی بے حسی، دھوکے بازی، خود غرضی کسی سے بھی غرض نہ رہی تھی۔ بس ایک دکھ، پشیمانی، بہت کچھ ختم ہو جانے اور اپنی جنت کھو دینے کا احساس ہر جذبے پر حاوی تھا۔ نبیلہ نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی عریشہ کو اس احساس زیاں سے نکال نہیں سکتی تھی۔
कुछ दिनों में वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। वजूद के जख्म भर गए मगर रूह के जख्म नासूर बनते जा रहे थे। अरीशा दूध ले लो। फातिमा की आवाज़ पर खिड़की से बाहर झांकती अरीशा ने चौंक कर देखा मगर हाथ नहीं बढ़ाया। फातिमा ने ग्लास मेज़ पर रखा और ख़ुद भी बैठ गई। कल मोहसिन वापस आ रहे हैं, फातिमा ने झिझकते हुए कहा। अरीशा, मैं जानती हूँ घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन जानो मैंने सबसे राब्ता ख़त्म कर लिया है, किसी से नहीं मिलती। अरीशा ने उलझकर उसे देखा। फातिमा ये सब उससे क्यों कह रही है? नबीला या अरीशा ने तो उसे उसके घर वालों से मिलने से मना नहीं किया था। मेरी अच्छी बहन, प्लीज़ तुम मोहसिन से कुछ मत कहना, वो तुम्हारे मामले में बहुत टची हैं। अरीशा, तुम सुन रही हो? मेरा घर ख़राब हो जाएगा। फातिमा रुहासी हो गई। नहीं कहूँगी। अरीशा ने 3 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी। फातिमा कुछ और शर्मिंदा हो गई। उसने बेइख्तियार अरीशा का हाथ थाम लिया। तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज़ जो कुछ हुआ। अरीशा ने हाथ छुड़ा लिया, तभी नबीला आ गई। तुमने अभी तक दूध नहीं पिया? वही तो इसरार कर रही हूँ मगर ये मान ही नहीं रही। फातिमा ने घबराकर ग्लास उठाया। अरीशा, नबीला ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ बोला करो। क्या बोलूँ? वो बेबसी से बोली। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अरीशा ने हैरान कुन नज़रों से उन्हें देखा। अभी तो उसकी चोटों के निशान भी मंदिमल ना हुए थे। जो इल्ज़ाम उन लोगों ने मुझ पर लगाया है फुप्पो, न जाने किस किस ने एतबार किया होगा। अर्शी लोग अंधे नहीं हैं। किसी की पारसाई पर हर्फ आए तो सब पत्थर मारने वालों में शामिल हो जाते हैं। सच झूठ की खोज कौन करता है? फातिमा की नज़रें झुक गईं। वो अपने घर वालों से हर बात की तवक्को रखती थी सिवाय इस एक के। क्या कोई इतना सफाक और बेहिस हो सकता है? मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी माँ को झुटलाया, वो मेरी वजह से मर गईं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनकी निस्बत उन लोगों को अपना समझा। मैं क्यों नहीं पहचान सकी? हर दिन उनके चेहरों से नया नकाब नोच लेता है और मैं हक्का बक्का रह जाती हूँ। ये कैसे खूनी रिश्ते हैं जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, एतबार, मेरी जन्नत। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे हाथ खाली हैं, मैं खाली हूँ, मेरा दिल खाली है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। उन्हें मेरी दुकानें और मकान चाहिए, सब ले लें, सब कुछ ले लें, बस मेरी अम्मी वापस ला दें, मेरा एतबार, मेरा भरोसा लौटा दें। वो जुनूनी अंदाज में रोने और चिल्लाने लगी। फातिमा ने घबराकर ग्लास रखा और रोते हुए बाहर निकल गई। नबीला ने उसे खुद में भींच लिया, यहाँ तक कि वो रोते चिल्लाते निढाल होकर बिस्तर पर गिर सी गई। सोबान अपने कमरे में दोनों हाथ सर के नीचे रखे घूमते पंखे पर नज़रें जमाए हुए चित लेटा था। जहन में ख्यालात की रफ्तार पंखे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ थी। सनिया अभी तक अमेरिका से नहीं लौटी थी और हर गुजरता दिन उसके हौसले पस्त कर रहा था। इस तमाम अरसे में उसने एक बार भी अरीशा के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह भी उसकी खाम ख्याली ही थी। जहन के किसी गोशे में उसकी बेयकीन निगाहें अब भी बेसुकूनी फैलातीं, लेकिन वो दानिस्ता उस एहसास निदामत से नज़रें चुराए सिर्फ सनिया और उससे वाबस्ता अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचा करता। शायद मुझसे गलती हुई, मुझे उसी वक्त सनिया के प्रपोज़ल पर हाँ कह देनी चाहिए थी। आखिर इतनी अना दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी? काश वक्त पलट जाए और मैं उस पल को मुट्ठी में जकड़ लूँ, किस्मत की देवी को कैद कर लूँ या खुद उसका गुलाम हो जाऊँ। उसके ऐन नीचे वाले कमरे में नौमान बेचैनी से टहल रहा था। ये मुझे क्या होता जा रहा है? इतना गुस्सा, इतनी जज्बातियत। अम्मा की बातों में आकर मैंने बहुत ही गलत कदम उठा लिया है। इस तरह तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फुप्पो और मोहसिन अब कभी ये दुकानें मेरे नाम नहीं होने देंगे। अरीशा की शादी सोबान से ही हो जाती तब भी दुकानें घर में ही रहनी थी। फिर वो उससे मोहब्बत भी तो करती थी। मोहब्बत, वो उस लफ्ज़ पर अटक सा गया। इसी मोहब्बत के छिन जाने ने मुझे इतना इंतकामी बना दिया कि वो थक कर कुर्सी पर बैठ गया। उसे आयशा बेहद शिद्दत से याद आई। अगर मुझे आयशा मिल जाती तो क्या मैं तब भी ये सब करता? उसने अपने ही सवाल के अंदर से उठते जवाब पर गौर किया। उसके अंदर आतिश फिशां बलने लगा। हाँ ठीक है, जब मेरा दिल वीरान हो चुका तो किसी का क्यों आबाद हो? यही सब होना चाहिए था। वो अपने अंदर के गुस्से पर काबू पाता घर से ही निकल गया। कब तक अपने होते सोते को रोती रहेगी? हमीदा तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। मरियम ने आंखों से बाजू हटाकर उन्हें देखा। जब तक मुझे इस कमरे में बंद रखेंगी? मुझे कोई शौक़ नहीं तेरे जैसी औलाद को घर में रख के गंद डालने का। तो कर दें रुखसत, जान छुड़ा लें इस गंद से। वो बदलिहाजी से गोया हुई। वही करने लगी हूँ। आई बैठी है तुम्हारी सास, अभी शादी की बात करके दफ़ा करती हूँ। अम्मा, वो उठकर बैठ गई। अब एक लफ्ज़ ना कहना, ज़ुबान काट दूंगी। अब उठकर हुलिया ठीक कर और चाय लेकर आ। तेरा बाप वहीं बैठा है। ज़्यादा आनाकानी की तो नौमान को बुला लूँगी। हमीदा गज़बनाक हुई। जिसको मर्जी बुला ले, मैं चाय नहीं बना रही। मरियम हट धर्मी से बोली। बेगैरत, कमीनी। हमीदा हाथ तान कर उसकी तरफ लपकी।
बहन जी, मरियम के ऐन सर पर जाकर उन्हें साकित होना पड़ा। फिर खिसियानी सी हंसी हंस से मुड़ी। वो मैं, हाथ नीचे कर लीजिए, उन्होंने संजीदगी से कहा। हमीदा ने खिसियाकर हाथ नीचे किया। दरअसल इसकी तबीयत जानती हूँ, और यह भी पता है क्यों ख़राब है। उनके लहजे में तंज ही तंज था। मरियम ने भी उलझ कर उन्हें देखा। आप बैठें। मैं बैठने नहीं, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अपने घर का गंद अपने घर में ही संभाल कर रखें। जी? हमीदा हक्का बक्का रह गई। मेरे अपने घर में बेटियां हैं और एक मछली सारे जल को गंदा करती है, और इस किस्म की लड़कियां पूरे ख़ानदान को बदनाम करती हैं। उन्होंने हाथ से मरियम की तरफ इशारा किया। आप क्या बोले जा रही हैं? मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हमीदा होश में आकर गुस्से से बोली। मैं नहीं लगा रही, इसके आशिक का फ़ोन आया था कि अगर लड़की राज़ी नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ। उसने साफ कहा है कि ये लड़की उससे प्यार करती है, ज़बरदस्ती हुई तो घर से भाग जाएगी। हमीदा दिल पर हाथ रखे कुर्सी पर ढह गई। मरियम खुद भी हकदक रह गई थी। खातून अच्छी तरह बरस के और अंगूठी मुंह पर मारकर चली गई। मरियम ने नज़रें उठाकर माँ को देखा। उसका ख्याल था वो चप्पल लेकर उस पर टूट पड़ेंगी, मगर वो अपनी जगह साकित और सामित बैठी थी। फिज़ा में ढलती सहपहर की उदासी थी। आम के दरख्त पर पत्तों में छुपी कोयल धीरे धीरे कूक रही थी। अरीशा ने पूरे लान पर बेतवज्जही से निगाह दौड़ाई। वो कब से बैरूनी कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी थी। ज़हन मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना था, मगर किसी एक नुक्ते पर जमता ना था। नबीला उसे 2-3 बार कहकर गई थी, मगर वो वहाँ से उठने पर आमादा ना थी। आखिर थक कर उसे उसके हाल पर छोड़कर अंदर चली गई। इब्रार ने उसे गेट से ही देख लिया था, मगर उसके बरामदे में कदम रखने तक अरीशा मतवज्जा नहीं हुई थी। वह होले से खंकारा, अस्सलाम वालेकुम। अरीशा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ लम्हे गायब दिमागी से देखने के बाद सर झुका लिया। तबीयत कैसी है? इब्रार ने नरमी से पूछा। अच्छी है। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि इब्रार को सिर्फ अंदाज़ा हुआ कि जवाब आया है। यूनिवर्सिटी कब से जा रही हैं? यूनिवर्सिटी? वो टुकर टुकर इब्रार की शक्ल देखने लगी। नहीं जा रही। इब्रार को अंदाज़ा हुआ। क्या करूँगी जाकर? अरीशा के लहजे में तल्खी सिमट आई। ना जाकर क्या करेंगी? वो मुस्कुराया। अरीशा को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। आपका फाइनल ईयर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब किसके लिए पढ़ना है? कौन है जो मेरी कामयाबियों का मुंतज़िर होगा? वो बेजारी से बोली। ज़िंदगी तो यूं भी गुजर ही जाएगी। ठीक कहा आपने, ज़िंदगी तो यूं भी गुजर जाएगी। उसने फ़ौरन इत्तफ़ाक़ किया। लोग तो ख़ामख़ा इतनी स्ट्रगल में लगे हैं, हालांकि ज़िंदगी तो एक कुर्सी पर बैठकर भी गुजर जाएगी। तुम? अरीशा ने झंझलाकर कुछ कहना चाहा। इब्रार ने संजीदगी से बात कता की। अरीशा बीबी, ज़िंदगी की अलामत आबे रवां है। एक जगह ठहरा मुताफ़न गदला पानी नहीं। लोग भी आबे रवां की रवानी देखते हैं, ठहरे पानियों का ताफ़ुन सूंघने नहीं बैठ जाते। अब आपको तय करना है कि आप खुद को किस मुकाम पर रखती हैं। अरीशा कुछ लम्हे बोल ही नहीं सकी। वो उसके सामने पड़ी कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथ जमाकर झुका। अभी तक सोबान को भूली नहीं? एक गैर मतवक्का सवाल। अरीशा तड़प कर रह गई। मैं उसे अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती। वेरी गुड, उसने कुर्सी पर हाथ मारा। तो फिर यूं जोग लेकर उसकी तस्कीन का सामान क्यों बना रही हो? उसने तुम्हें चीट किया, तुम्हारी मोहब्बत का मजाक बनाया, घर वालों ने तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला और तुम मुँह छुपा कर बैठ गई। कम ऑन अरीशा, ब्रेव बनो, साबित करो कि तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो कि लोग यूं तुम्हें रगेद कर गुजर जाएं। इस खुद तरसी से निकलो, खुद को उस मुकाम तक ले जाओ कि ये लोग तुम्हें खोने पर कफ़े अफसोस मलें। इस तरह हार कर बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि ये लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी कमज़ोरियों को उछालेंगे। और अरीशा, तुम कमज़ोर नहीं हो। वो मध्यम लहजे में समझाता चला गया। अरीशा ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ लबों पर जैसे मंजमद हो गए। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। मैं खाला से मिल लूँ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। अरीशा ने धुंधलाई निगाहों से उसे जाते देखा। क्या वाकई कुछ लोगों के चंद लफ्ज़ों में इतनी तासीर होती है कि वो हौसला हारे लोगों को फिर से खड़ा कर दे? अरीशा को वाकई लगा कि वो उसे धीरे से खड़ा कर गया है।